नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर.एस. तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर एन.एस. तोमर जी, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इनसे हम खास बातचीत करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित कि किस तरह से बच्चे जो है एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इनको इस फील्ड में बहुत बड़ा अनुभव है। इन्होंने 2015-16 में तोमर कोचिंग संस्थान में काफ़ी बच्चों का इंटरव्यू लिया और काफ़ी बच्चे उसमें जो है सेलेक्ट भी हुए और खुद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो सारा कुछ इनसे जानेंगे कि क्या रणनीति रहेगी ताकि जो है जो बच्चे लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जब आपकी जॉब लगी उसके बाद मुलाकातें नहीं हो पाई। तो अब जो है पहली मुलाकात हो रही है जॉब लगने के बाद। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और आप जो है अपना परिचय और अपनी जो एकेडमिक जर्नी है उसके बारे में बताएं, और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बने हैं, किस तरह से आपने खुद डिसीजन लिया या आपको किसी ने बताया, किस तरह से मतलब आपने जो है ये डिसीजन लिया, तो ये बताएं थोड़ा सा बच्चों को, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो आगे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उनको भी उनका भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। तो सर, आप जो है आप परिचय दें। सबसे पहले तोमर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा। आज काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई हमारी। पहले साथ साथ पढ़ाया करते थे करणपुर की गलियों में। तो जैसे कि आपने पूछा है कि लेक्चरर की जो तैयारी करना चाह रहे हैं वो किस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करें ताकि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाए और सिलेक्शन मिले आपको। तो आपने सबसे पहले बताया कि थोड़ा अपना परिचय देना है। देखिए, जहाँ तक परिचय की बात है तो चूँकि हम तो दोनों एक ही क्षेत्र से हैं, जौनसारी समुदाय से बिलॉन्ग करते हैं। जिस प्रकार से आपकी भी ग्रामीण परिवेश में ही एजुकेशन हुई है, वैसे ही मेरी भी पूर्ण रूप से प्रारंभिक शिक्षा से लेकर 12th तक ग्रामीण परिवेश में ही हुई है और पूरे तरीके से सरकारी स्कूल में ही हुई है। ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई मैंने देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में अपनी पूरी की है। इसके अलावा करीब 2013-14 के आसपास मैंने एलएलबी में भी एडमिशन लिया था और मैंने 4 सेमेस्टर पूरे किए, लेकिन 15 में मेरा फिर पीएचडी के लिए एडमिशन हो गया था, तो फिर मैंने एलएलबी अपनी छोड़ दी। शुरुआत में जब हम गांव से निकले थे, देहरादून आए थे, तो कुछ और करना चाह रहे थे। फौज में जाने का सपना था कि फौज में जाएंगे, फौजी ऑफिसर बनेंगे। ये नहीं था पता कौन से ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि आधी जानकारी, सही गाइडेंस नहीं थी। तो खैर, डीएवी पीजी कॉलेज में देहरादून में हमने एनसीसी भी की, एडमिशन लिया, बड़े मुश्किल से एडमिशन मिला जैसे कि तैसे। तो काफ़ी मेहनत की, उसमें भी सी सर्टिफिकेट लिया। तो आर्मी के बारे में बहुत कुछ समझने का, जानने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखा, जगह जगह ऑल इंडिया में घूमे, कैंप्स किए एनसीसी के। हालांकि कुछ टाइम बाद ऐसा लगा कि शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, फौज मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की देहरादून में। आईएएस लेवल की मैंने तैयारी शुरू की। करीब 2009 के आसपास मैंने तैयारी शुरू की और फिर तैयारी करते रहे। उत्तराखंड पीसीएस मेंस भी दिया, हालांकि सफलता नहीं मिल पाई, और बहुत सारे एग्जाम और भी दिए, कुछ इंटरव्यू भी दिए और छोटे मोटे एसएससी वगैरह के, तो उसमें भी नहीं हो पाया फाइनली। फिर 2013 में उत्तराखंड में यूसेट, उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम का एक एग्जाम हुआ पहली बार, जो नेट के इक्वल होता है।
वो इसलिए हुआ कि उत्तराखंड सरकार ने स्पेशल परमिशन लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हमें उत्तराखंड में नहीं मिल रहा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो पहाड़ी क्षेत्र थोड़ी विषम परिस्थितियां हैं, इसलिए स्टेट लेवल पे हमें यूसेट कराने की परमिशन दे दें, ताकि कम से कम जो नेट नहीं निकाल पा रहे वो यूसेट निकाल के असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य बन जाएं। विशेषकर कैटेगरी में बहुत कम बच्चे मिलते थे उस समय, यहाँ तक कि जनरल में भी कुछ कुछ विषय में दिक्कतें आ रही थी। ये मेन इसका कंसेप्ट था कि यूसेट इसलिए लाया गया उत्तराखंड में। तो जब यूसेट एग्जाम हुआ तो मैंने पहली बार दिया, मेरा वो क्वालिफाई हो गया। कोई ऐसा उद्देश्य था नहीं उस समय कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हायर एजुकेशन में जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो जब मैंने यूसेट एग्जाम दिया 2012-13 में, तो मेरा वो क्वालिफाई हो गया। 14 के करीब 2014 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, और मैंने वहाँ एप्लीकेशन डाला, इंटरव्यू दिया, और मेरा फाइनली वहाँ सिलेक्शन हो गया कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। इंडियन मिलिट्री एकेडमी भारतीय सैन्य अकादमी का एक एसीसी कॉलेज है, आर्मी कैडेट कॉलेज विंग करके है, तो उसमें मेरा पॉलिटिकल साइंस में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ। कुछ टाइम मैंने वहाँ सेवाएं दी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद थोड़ा बहुत हायर एजुकेशन के बारे में ABCD पता चली, तो फिर बाद में मुझे किसी ने बोला कि आपके पास यूसेट है तो आप नेट दे दो, आप सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर इजिली बन जाओगे, और आप कैटेगरी में हो, ST में हो, तो ST में तो जो है बहुत वैकेंसीज होती है, तो मुझे भी लगा कि शायद ऐसा होगा। तो उसके बाद फिर मैंने दिया नेट का, तो नेट भी इजिली निकल गया, क्योंकि तैयारी थी पहले से सिविल सर्विसेज लेवल की, क्योंकि उस समय सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल हुआ करते थे प्रीलिम्स में। तो जब कोई सिविल लेवल की आप तैयारी करते हैं तो नेट की तैयारी अपने आप उसमें हो जाती है। तो उसके बाद फिर नेट भी मेरा निकल गया, और PhD में भी एडमिशन मैंने ले लिया। फिर उसी दौरान जब PhD पूरी हुई, तो मतलब PhD में कर ही रहा था, उसी दौरान कुछ फिर से मन किया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। उसी दौरान मैंने दिल्ली के सरस्वती IAS एकेडमी से कोचिंग लेनी शुरू की ऑनलाइन, कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तब तक मेरा नेट भी निकल चुका था, सेट भी निकल चुका था, और मैं एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी कर चुका था, और PhD कर रहा था, और JRF फेलोशिप भी मुझे मिल रही थी PhD में। तो कुछ टाइम मैंने दिल्ली से वो कोचिंग भी पूरी की, करीब 1 साल के करीब मैंने ऑनलाइन की मैंने। डॉक्टर राजेश मिश्रा जी वहाँ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर है पॉलिटिकल साइंस के, भारत के जाने माने टीचरों में से एक है, अच्छे है पॉलिटिकल साइंस के। तो मैंने वहाँ कोचिंग की। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि PhD का भी टाइम निकलता जा रहा था, और एग्ज़ाम कोई निकल नहीं रहा था। तो फाइनली फिर मैंने सोचा कि रिसर्च ही अच्छे से कर लूँ, तो मैंने अपना रिसर्च फिर अच्छे से किया, और मैंने अपना जो रिसर्च है वो जौनसार बाबर पे ही किया है। तो फाइनली मैंने अपना रिसर्च पूरा किया। 2022 में मेरी PhD पूरी हुई। उसके बाद PhD पूरी होते ही, बल्कि PhD अवार्ड होने से पहले ही, मेरा देहरादून के श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ करीब मैंने 1 साल 7 महीने के आसपास मैंने अपनी सेवाएं दी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद मैंने कहीं इंटरव्यू दिए, DU वगैरह के काफ़ी दिए, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली, असिस्टेंट प्रोफेसर के ही दिए। फिर उसके बाद फिर बाकी तैयारी मैंने छोड़ दी। फिर फाइनली मेरा सरकारी कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन हो गया। तो वर्तमान में मैं अपना सरकारी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो कुल मिला के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो मेरा सफ़र है, जो जर्नी है, वो कोई बहुत ज़्यादा प्लान्ड नहीं थी। मतलब वो अब कह सकते हैं कि ये भी नहीं कह सकते कि प्लान नहीं था, क्योंकि वो चीज़ें मैंने आपको बता दी, बीच बीच में कहीं चीज़ें ऊपर नीचे होती रही, पर फाइनली जो है असिस्टेंट प्रोफेसर मैं बन गया। तो चूंकि मैं इंस्टीट्यूट में काफ़ी टाइम से, लगभग 2010 से मैं अपनी सेवाएं देता रहा। मैंने यहाँ तक मैंने IAS के बच्चों को भी पढ़ाया, PCS के बच्चों को पढ़ाया, मैंने लेक्चरर के कई बच्चे पढ़ाए, और LD के, CDSE, NDA, अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम्स मैंने, शायद ही खुद भी बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने दिए हैं। बहुत सारे, कुछ निकले भी है, कुछ निकले भी नहीं है। तो फाइनली जो टीचिंग का मैंने महसूस किया कोचिंग इंस्टीट्यूट में और कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, उसमें एकदम मतलब कह सकते ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि मतलब कॉलेज में आपको कैसे पढ़ाना है, कॉलेज की पढ़ाई कैसे करनी है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे आपको करनी है। तो इसमें मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यदि हम किसी भी एग्ज़ाम को निकालने की बात करें,
तो कहीं न कहीं हमें सबसे पहले एक सही रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो, चाहे वो लेक्चरर हो, चाहे कोई अन्य एग्ज़ाम क्यों ना हो। धन्यवाद सर, आपने जो है आपका जो सफ़र है वो बहुत लंबा रहा है। आपने काफ़ी संघर्ष किया है, लेकिन ये जो आपने मेहनत की है तो वो रंग लाई और आज आप जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं। तो सर मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी काफ़ी बच्चे हैं जो उत्तराखंड की में जो है लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका बहुत बड़ा अनुभव है, काफ़ी समय तक आपने जो है कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया और लेक्चरर के जो बच्चे हैं जिस समय इंटरव्यू हुआ करता था, आपने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं, तो उसमें काफ़ी बच्चे सफल भी हुए हैं, बहुत बड़ा अनुभव है। तो बच्चे जो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो है आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपनी तैयारी को बेहतर करें और ताकि उनका जो है सिलेक्शन हो? तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? थोड़ा बताएँ। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सही रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी रणनीति सही नहीं है, तो आप जितनी मेहनत कर लीजिए, आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले यदि लेक्चरर की बात करें, जैसे आपने विशेषकर लेक्चरर पे फ़ोकस किया है, तो मैं स्पेशल लेक्चरर पे फ़ोकस करूँगा कि लेक्चरर का एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जाए। क्योंकि मैंने दोनों साइड पढ़ा के देखा, जैसे मैंने कहा कि भाई कॉलेज में भी पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है और इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा है, लेक्चरर के बैच भी पढ़ाए, अलग-अलग बैचेज़ भी पढ़ाए। तो सही रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है और जब मैं सही रणनीति शब्द यूज़ कर रहा हूँ, तो सही रणनीति का मतलब वैसे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। हर किसी टीचर की के अपने सजेशन हो सकते हैं, लेकिन जो मैं सजेशन देना चाहूँगा वो मैं कुछ 2-4 सजेशन मेन सजेशन आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास समय कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास लेक्चरर एग्ज़ाम देने के लिए 3 महीने का समय है। आपको समय देखना पड़ेगा कि आपके पास 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 3 महीने आपके पास है। सबसे पहले कम समय बताता हूँ कि आपके पास 3 महीने हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आपके पास समय पता होना चाहिए। अब आपके पास आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि हमारे पास 3 महीने हैं तो पूरे आप 90 दिन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे काम हमारे पास होते हैं, चाहे आप मैरिड है, अनमैरिड है या जैसे भी है, या कहीं जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब, या कहीं लेक्चरर से छोटी जॉब कर रहे हैं। तो बहुत सारे काम या जाने अनजाने हम कहीं और बिजी हो जाते हैं। यदि आपके पास 3 महीने हैं तो आप मोटा-मोटी ये कह सकते हैं कि आप यदि बहुत डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करते हैं, तो भी 70 दिन से ज़्यादा नहीं है आपके पास। 10 दिन तो आपके कहीं न कहीं ऐसे ही मतलब अलग कामों में लग जाएँगे। तो आप ये मान के चले कि हमारे पास 70 दिन का समय है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। अब आपको ये देखना है कि काम कितना है मेरे पास, और काम कैसे डिसाइड करेंगे आप कि हमारा जो सिलेबस है वो कितना है, कितने टॉपिक है उसमें, कितना विस्तृत रूप से उसको पढ़ना है। जब आप ये दोनों चीज़ें पहले पता करेंगे कि मेरे पास इतना समय है और इतना मेरे पास काम है, तो कहीं न कहीं आप एक सही रणनीति से तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हालाँकि वैसे तो कहा जाता, हमारे एक टीचर थे इंटर कॉलेज में इंग्लिश के, तो वो कहते थे हमेशा कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। और ये केवल वही नहीं कहते, अब मैं ही नहीं मानता हूँ, दुनिया के ज़्यादातर जो सक्सेस लोग हैं वही यही बात इस बात को हर कोई स्वीकार करता है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। यानी स्वाध्याय सबसे सर्वोत्तम अध्ययन है। लेकिन यहाँ पे केवल हमें अध्ययन नहीं करना है, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे हमें जंग जीतनी है, यानी हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो यहाँ कहीं न कहीं जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका मेंटर। आप किसके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं? आपको गाइडेंस कौन दे रहा है? किसके सुपरविज़न में आप अपनी तैयारी शुरू करते या करते हैं? तो यदि आपके पास कोई आप अच्छा मेंटर है, अच्छा टीचर है, आप किसके गाइडेंस में अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपने अपना सिलेबस देख लिया, आपने अपना समय देख लिया, आपने कम से कम जो आपका एग्ज़ाम है लेक्चरर का, उससे रिलेटेड आपने कम से कम 10 से 15 पेपरों का एनालिसिस कर लिया है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है? क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं, फैक्चुअल आते हैं या मिक्स आते हैं, एवरेज क्वेश्चंस कितने आते हैं, सामान्य क्वेश्चन कितने आते हैं, डेप्थ वाले कितने आते हैं, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा।
क्योंकि इसमें मेंटर का सबसे बड़ा रोल इसलिए है कि यदि कोई अच्छा टीचर, क्वालिफाइड टीचर और ऐसा टीचर जो आपको ये समझे कि बच्चों को किस तरीके से समझाना है और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बताता है और कम समय में एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बताते हुए वो एग्जाम क्लियर करवा देते। यदि आपके पास ये सारी चीजें हैं, आप करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लेक्चरर का एग्जाम क्रैक करना, क्लियर करना, सिलेक्शन पाना कोई बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, जैसे आपने पहले भी देखा कि जो है इसमें बहुत सारी मैरिड महिलाएं जो लेक्चरर की तैयारी करती हैं। अब उन्होंने अपना घर परिवार भी संभालना, बच्चे भी संभालने हैं और एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो भी करनी है। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मतलब वो मैनेज करें कि अपनी तैयारी भी उनकी हो जाए और अपना जो परिवार है वो भी संभाले। और दूसरा, मैं इसी के साथ दूसरा प्रश्न ये जोड़ रहा हूँ कि जैसे प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको किस हद तक जो है करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और बुक्स भी बताइए आप जो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए जो बुक्स है वो कौन सी सजेस्ट करेंगे आप? पॉलिटिकल साइंस की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पॉलिटिकल साइंस का जो है जिनका आ, ये पेपर होगा, तो कौन सी बुक्स जो है आप सजेस्ट करेंगे? और जो मैरिड महिलाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जब हम भी तैयारी करते थे तो सबसे पहले एक जो बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि सर कौन सी किताब पढ़े, मैम कौन सी किताब पढ़े, कौन से नोट्स पढ़े। और ये डाउट तभी खत्म हुए जब नौकरी लगी। जब तक तैयारी कर रहे थे तब तक हम इसी डाउट्स में रहते थे, ज़्यादातर समय इसी में बर्बाद करते थे कि कौन सी किताब वो जो है बिल्कुल जिसको पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, कोई पहली बात है कि जो लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है, उत्तराखंड के लेक्चरर के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो पहले तो कोई ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है भारत में कि पूरे भारत में लेक्चरर का एग्ज़ाम कोई एक बॉडी करवाती है और उसका पैटर्न एक जैसा है, उसका सिलेबस एक जैसा है। तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा किताबें बाजार में नहीं है कि जिससे पढ़ के आप उत्तराखंड का एग्जाम लेक्चरर का क्लियर कर देंगे, पॉलिटिकल साइंस का या सिविक्स, नागरिक शास्त्र, जो भी कहे। क्योंकि जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे हम कॉलेज की बात करें तो अलग अलग पेपर्स होते हैं उसमें। जैसे माना इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से एक पोर्शन है, इंडियन थिंकर्स अलग है, वेस्टर्न थिंकर्स अलग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अलग है। तो ये बहुत सारे कह सकते हैं कि छोटे छोटे पेपर मिलके पूरा विषय बनता है। तो केवल लेक्चरर के एग्जाम के लिए एक किताब ऐसी बताना कि ये पढ़ के आप सक्सेस हो जाएंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यदि फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा, यदि आप किसी किसी भी मतलब कोई ऐसा मेंटर है जो आपको सही से गाइड कर पा रहे हैं या कर पा रही है, तो उनके गाइडेंस में आप यदि कोई ऐसी किताब पढ़ते हैं जो पूरा सिलेबस कवर करती है, पूरे उसमें जो है क्वेश्चंस, जो संभावित क्वेश्चंस है वो उसमें चीज़ें शामिल है और प्रैक्टिस सेट है उसमें, और कुछ आप नई चीज़ें, जैसे पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा डायनेमिक विषय है, जैसे संविधान का पोर्शन है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें एड ऑन होती रहती है टाइम टू टाइम। अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नई उसमें ऐड होती है। इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसमें भी चीज़ें बहुत बदलती है और बहुत सारी चीज़ें और भी उसमें लोक प्रशासन में भी चेंज होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समय समय पर बदलती रहती है, यानी गतिशील विषय है एक राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र। तो इसलिए एक किताब कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे मैं फिर से वही बात कहूँगा, मैंने खुद दिल्ली की जो कोचिंग ली है वहाँ डॉक्टर राजेश मिश्रा जी है, सरस्वती IAS एकेडमी के जो डायरेक्टर है, उनकी एक किताब आती है राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन। मतलब वो एक ऐसी किताब है, उसमें लगभग जो नागरिक शास्त्र का जो सिलेबस है आपका लेक्चर का, लगभग बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल है, सारी तो नहीं कहूँगा, बहुत सारी चीज़ें, और वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। लेकिन उसके साथ शर्त एक है कि यदि आप बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट समझते हैं और आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ते हैं, तभी आप उसको समझ पाएंगे और कोई आपको गाइड कर रहा है टाइम टू टाइम जिसको कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना है। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक स्टूडेंट के सामने ये होती है, वो किसी भी किताब को शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई
वो ये नहीं देखते कि भाई सिलेबस कितना है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे सिलेबस में लिखा है आपके लोकतंत्र, ठीक, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक लिखा है आपका भारतीय संसद की कार्य शक्तियां, भारतीय संसद के विशेषाधिकार। मतलब अब आप ये देखिए, पहला टॉपिक मैंने सिर्फ बताया लोकतंत्र, और दूसरा थोड़ा ज़्यादा बताया, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो अब आपको ये समझना है कि कौन सा टॉपिक सिलेबस में जो आयोग द्वारा कितना कितना उसमें एलोबरेट किया गया है। अब ये नहीं कि लोकतंत्र विषय लोकतंत्र जो टॉपिक है आपको पसंद है और फिर आप उसी को पढ़े जा रहे 10 किताबों से। अब आपको ये चीज़ें समझनी है कि लोकतंत्र यदि शॉर्ट में ही दिया गया तो उसमें जनरल सवाल ही आएंगे, बहुत डिटेल में नहीं आने वाले। और संसद के बारे में यदि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है सिलेबस में, उससे ज़्यादा सवाल आने के चांसेस है। तो ये एनालिसिस आप कब करोगे? या तो आप खुद बहुत ज़्यादा अनुभवी है, या फिर आपका जो मेंटर है, टीचर है, वो बहुत ज़्यादा अनुभवी है। तो ये जो एनालिसिस है आपका, यदि इस तरीके से आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं, और जो शुरू में मैंने आपको बात बताई थी कि आप कम से कम 10 से 12 पेपर पीछे के जो लेक्चरर लेवल के, जरूरी नहीं उत्तराखंड के ही हो, कहीं के भी विषय तो एक ही है, मतलब उस लेवल के क्वेश्चन से आप 10 से 15 साल का यदि एनालिसिस करते हैं, चाहे नेट के ही क्यों ना हो वो, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें कॉमन दिखेगी। इस सब्जेक्ट में कुछ चीजें कॉमन है, चाहे कोई सा भी एग्जाम है, कि भाई इस टॉपिक से इस टाइप के सवाल आ ही रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि कम समय है, तो कम समय में आपको अपनी तैयारी कैसी करनी चाहिए कि आप पूरा विषय नहीं पढ़ सकते। आपको करना क्या है कि आप कम से कम 15 साल के पेपर हैं, और उसको हर प्रश्न को आप पढ़ें, समझें, उससे रिलेटेड कम से कम हर सवाल से रिलेटेड 5-7 फैक्ट और मिलेंगे, 2-3 उसको भी समझें। फिर आपका सिलेबस जो है हर दिन रिवाइज होगा पूरा। जब आपका सिलेबस हर दिन रिवाइज होगा, आप 15 बार 20 बार सिलेबस रिवाइज करोगे, तो इतना कंफर्म है कि आपकी रणनीति सही चल रही है। तो यदि आप इस तरीके से भी तैयारी करते हो तो आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। दूसरा जो आपने सवाल पूछा, जैसे कि हमने पहले भी यहाँ पे जो बैच पढ़ाया था लेक्चरर का 14-15 15-16 के आसपास, उसमें हमने देखा कि मेरिट जो महिलाएं उनकी संख्या ज़्यादा थी और सिलेक्शन भी उनके ज़्यादा हुए, ये बात भी सच है, इंटरव्यू में भी देखा। तो शादी के बाद, चाहे महिला जब शादी हो जाती है, चाहे बच्चा हो ना हो, कहीं ना कहीं उनकी एक डबल जिम्मेदारी हो जाती है, विशेषकर ग्रामीण समाज में या भारतीय समाज में एक डबल जिम्मेदारी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं महिला के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि अपनी तैयारी भी करनी है, अपने बच्चे परिवार भी रखना है। उनके पास तो ऐसे 50% 60% टाइम तो फैमिली में चला जाता है, 40-50% जो समय बच रहा है उसमें अपनी तैयारी भी करनी है। तो उनके पास तो, यदि 3 महीने की हम बात कर रहे थे अभी, तो उनके पास तो 1 महीना भी नहीं है तैयारी का। तो उनके लिए कहीं ना कहीं, मतलब मैं ये सजेशन उनको दूंगा, जैसे आपने कहा कौन सी बुक, पहले तो बहुत ज़्यादा कोई भारी भरकम किताबें ना पढ़े। वो किसी को भी जो एक अच्छा विश्वसनीय उनको मेंटर लगता है, टीचर लगता है, जो समय समय पर उनको छोटी छोटी चीज़ों में भी गाइड करे उस विषय से रिलेटेड। वो एक अच्छा सा, चाहे ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, जैसे आपको ठीक लगे। हालांकि आजकल ऑनलाइन का ज़्यादा प्रचलन है, तो ऑनलाइन आप चीज़ें रिपीट भी कर सकते हैं, 10 बार वीडियो देख सकते हैं। तो ऑनलाइन बेटर है, जब आपको टाइम लग रहा है तब देख सकते हैं, ऑफलाइन में वो भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो यदि आप एक अच्छे मेंटर के गाइडेंस में, मार्गदर्शन में अपनी चीज़ें शुरू करते हैं, अब बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जब हम तैयारी करते हैं 5-6 साल, जनरल ये ट्रेंड बन चुका है, यदि मैं उत्तराखंड के कंटेक्स में बताऊं या पूरे भारत के कंटेक्स में, हमारा जो यूथ है इस समय, मतलब उनकी पंचवर्षीय योजना, हम मजाक में बोलते थे जब हम तैयारी करते थे कि हमारी पंचवर्षीय योजना हो गई है तैयारी करते करते, यानी 5 साल हो गए, फिर हम बोलते थे हमारी नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई है तैयारी के लिए, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा मजाक किया, और ये बात सच है। जो हमारा यूथ है वो कोचिंग संस्थानों में बेचारे अपनी इतनी मेहनत कर रहे सालों से, 5-5 10 10 12 12 सालों से तैयारी कर रहे। तो कहीं ना कहीं जब हम लंबी तैयारी करते हैं तो हम जल्दी से सामने वाले पे भरोसा नहीं करते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, टीचर हो, मेंटर हो, जो भी कोई जिनसे आप मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, सबसे पहले उस पर भरोसा आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला कितना क्वालिफाइड है, कितना जेन्यून है।
वो भी एक आपका फर्ज बनता है कि आप पहले ये चीज़ें जांचें परखें। लेकिन यदि आपको लगता है कि इससे मेरा काम चल जाएगा तो उस पर भरोसा आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी रियल सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि मेरी रियल सिचुएशन क्या है। रियल सिचुएशन का मतलब मेरा ये है कि आप उस सब्जेक्ट के प्रति, माना आपका जो नागरिक शास्त्र विषय है उसके प्रति आपकी समझ कितनी है और किस टाइप की समझ है, जो बात मैंने शुरू में कही थी, एकेडमिक्स है या कम्पिटिटिव है। मतलब कभी कभी मैंने ये देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी नॉलेज बहुत डेप्थ होती है पॉलिटिकल साइंस में या नागरिक शास्त्र में, लेकिन उनको एग्जाम देने बिठाओ कम्पिटिटिव, उनके 10 नंबर भी नहीं आते 100 में से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्मार्ट होते हैं, उनकी नॉलेज कम है, वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं और 100 में से 70, 80, 90 लाते हैं। तो इसका सबसे जो आसान तरीका है कि अपनी रियल स्ट्रेंथ जानने के लिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, आपको करना क्या है कि आप हर दिन कम से कम 50 सवाल, कम से कम 50 सवाल आप ईमानदारी से घर में बैठ के घड़ी सामने रख के, और जिस प्रकार से आप एग्जाम हॉल में आप कोई पेपर अटेम्प्ट करते हैं वैसे आप अटेम्प्ट करें टाइम टू टाइम। एक पेपर कर सकते पर डे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 50 क्वेश्चन करें और ये देखें कि मैंने ये 50 सवाल या एक पेपर जितने भी क्वेश्चन है मैंने कितने टाइम में किए हैं, कितने मैंने सही किए। इसमें से माइनस मार्किंग जैसे 1/4 है तो 1/4 में से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। यदि आप तुक्के भी मार देंगे, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता आपको। तो यदि आप डेली इस तरीके से 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करते हैं और हर दिन आपका एवरेज 60 से ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब 60% आपकी तैयारी है, क्योंकि वहां आप अपने आप को खुद जज कर रहे, कोई दूसरा जज नहीं कर रहा है। तो यदि आप 60% वो तैयारी आपकी दिख रही वहां तो है उतनी। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, जो चीजें मैंने बताई कि जब 5 साल 10 साल 8 साल हम तैयारी कर लेते हैं तो हम किसी की सुनते नहीं है, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लग जाते हैं कि भाई वो हमने भी किया है। मतलब इसको आप ऐसे पर्सनली ना लें, हम भी उसी श्रेणी में थे कभी। हमें लगता है कि भाई कोई टीचर सामने से पढ़ा रहा है कि ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, अपना तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। तो खैर, तो कहने का मतलब जब आप इस तरीके से डेली करेंगे तो आपको रियल स्ट्रेंथ अपनी पता चलेगी कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरी कैसी तैयारी है। और किस्मत से यदि आपको अच्छा टीचर मिल जाता है, कोई अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है, चाहे घर में, चाहे बाहर, चाहे ऑनलाइन, चाहे फ्री में, चाहे पैसे में, जैसे भी आप लें, इस तरीके से यदि आप अपनी तैयारी बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते, सामने वाले पे भरोसा करते हैं, डेली आप अपने आप को चेक करते हैं और जो सिलेबस है उसके आप सारे टॉपिक कवर करते हैं, ये चीज़ें आपके समझ आ गई है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कितना पढ़ना है। हम चीज़ों को जिसमें पढ़ने में हमें इंटरेस्ट आता है, जिसमें पढ़ने में हमें मज़ा आता है, वो चीज़ें हम ज़्यादा पढ़ते हैं। हम ये नहीं देखते एग्जाम की डिमांड क्या है, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो ये एक बड़ी दुविधा है। अच्छा सर, जैसे जो बच्चे लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं उनको नोट्स बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, या सीधा डायरेक्ट जो है बुक से पढ़ना चाहिए? और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी बार जो है लेक्चरर का एग्ज़ाम दे दिया लेकिन उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, थोड़ा बताइए। एक कहावत है कि यदि शुरुआत अच्छी है तो समझो कि आपने आधा युद्ध जीत लिया। मैंने शुरू में ही एक बात बताई थी कि रणनीति, स्ट्रेटेजी, सही रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी काम के लिए सही रणनीति आप कब बना पाओगे, जब आपको कोई भी व्यक्ति सही तरीके से मार्गदर्शन दे रहा है या आप सही जगह से मार्गदर्शन ले रहे हैं। होता क्या है कि कहते हैं कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हमने 1-2 साल कहीं तैयारी की तो शुरू में हमें ऐसे लगता था हम आईएएस की तैयारी कर रहे कि हम पता नहीं क्या करने जा रहे। धीरे धीरे चीज़ें जब देखी तो पता चला कि कहाँ स्टैंड करते। आज मैं सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ सॉरी, आज मैं सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मैं सच बताऊँ, ईमानदारी से बताऊँ, 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने 2010 से पढ़ाना शुरू किया था कोचिंग इंस्टीट्यूट में और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह पढ़ा के देख लिया, जगह जगह इंटरव्यू भी दिए, ले भी लिए इंटरव्यू। तो बहुत सारा अपना जो अनुभव है, या बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक छोटा सा अनुभव है जो हमने पढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पॉलिटिकल साइंस का अभी 10% भी नहीं आता है। सच बात ये, ईमानदारी की बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता है। मतलब इतना मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी पढ़ाई है, माना यदि मुझे कोई ये बोले कि भाई लेक्चरर को कैसे गाइड करना है,
कैसे एग्ज़ाम? मैं कहता हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो चीज़ें मैं बता दूंगा यदि आप ऐसा करते हैं 100% सक्सेस हो जाएंगे। बहुत सारी परिस्थितियाँ और भी होती है, कभी सिलेक्शन और वजह से भी नहीं होता, वो एक अलग कारण है। लेकिन मैंने नेट निकाला, खुद मैंने से निकाला है, तो मैं नेट के लिए गाइडेंस दे दूँ और कोई अभ्यर्थी उस तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दे तो मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ा काम है। अगला, यदि माना पीएचडी है तो पीएचडी में एंट्रेंस देना पड़ता है। तो कहने का मतलब जो चीज़ें हमने खुद कर ली है, अब ऐसा लगता है कि यदि हमें कोई सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन समय पे देते तो शायद जितनी हमने मेहनत की इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा सिकंदर बनने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आता है। मैंने अभी जो बात बताई कि मुझे 10% आता, मैं अभी भी कोई अपने आप को बहुत बड़ा प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं समझता हूँ। मैं आज भी अपने आप को राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी समझता हूँ। एक स्टूडेंट की तरह मेरी अप्रोच रहती है कि हर जगह मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। तो कहीं ना कहीं जब छात्र छात्राओं में ये एटीट्यूड रहेगा तो कहीं ना कहीं वो सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और यदि उनके अंदर पहले ही वो टीचर वाला एटीट्यूड आ जाएगा या एडमिनिस्ट्रेटर वाला कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये अप्रोच, हमने खुद ये चीज़ें महसूस की है, तो एक छात्र जीवन में तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब तक आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सक्सेस हो जाए उसके बाद भी हमारे अंदर वो छात्र वाली वो रहनी चाहिए सीखने की। तो ये सबसे पहले मतलब, यदि हम अपने अंदर इतना बदलाव कर लेते हैं कि जहाँ से भी हमें चीज़ें मिल रही है हमें सीखना है, हमें एग्ज़ाम निकालना है, ये बहुत ज़्यादा हमें ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि ये एटीट्यूड हमारा रहता है तो मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ी बात है एग्ज़ाम निकालना। दूसरी बात, यही बात नोट्स की। मैं वैसे नोट्स तो शायद कम बनाता था, पर लेकिन फिर भी मैं बहुत शॉर्ट नोट्स बनाता था। और मैं नोट्स ऐसे बनाता था जो किसी के समझ में नहीं आते थे, बहुत शॉर्ट में। तो ना तो किसी को राइटिंग समझ में आती थी, ना किसी को ये पता चलता था कि किस टॉपिक से रिलेटेड है। मैं सारी चीज़ें एक साथ मिला के लिख देता था बहुत शॉर्ट लाइन में। तो देखिए, कहीं ना कहीं रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, यानी जो प्रैक्टिस होती है, बार बार जो प्रयास होता है किसी चीज़ का, वो किसी भी व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। तो यदि वो प्रैक्टिस हम करें नोट्स बनाने की और उन नोट्स को हम रिवीजन करें बार बार, मुझे लगता है चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। नोट्स कोई ऐसा नहीं कि हर चीज़ के नोट्स बना लो आप, ऐसा नहीं है। हालांकि हर किसी का पढ़ने का अपना तरीका है, पढ़ाने का भी अपना तरीका है, पर जो चीज़ें मैंने महसूस की है और जो मुझे ठीक लगता है, तो मेरा मानना ऐसा है इस बारे में, इस विषय में, कि नोट्स आप ज़रूर बनाएं, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाएं। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे उदाहरण दे के आपको बताना चाहूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे अच्छे नोट्स आप बना सकते हैं। क्योंकि नागरिक शास्त्र हमारा विषय है सॉरी, नागरिक शास्त्र में यदि माना प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और माना प्रस्तावना को आपको समझना है, तो जैसे कुछ भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार से कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, हम भारत के लोग, छोड़ दो भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये कुछ मेन शब्द है। इन शब्दों का बहुत विस्तृत मतलब, अब नोट्स हम ऐसे बनाएं कि पूरा विस्तृत लिखें तो वो तो पूरा टेक्स्ट ही हो गया। इन शब्दों को यदि शॉर्ट में लिखें और शॉर्ट में इनके अर्थ हम वहाँ पे लिखे, समझें, आगे फिर उसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, उनका भी हम बहुत संक्षेप में नोट्स बनाएं तो पूरी प्रस्तावना हमारी 2 लाइन में याद, मतलब समझ लेंगे हम उसको कि हमारी प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें, हमें पूरी प्रस्तावना रटने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही हर टॉपिक का जो उसके जो मुख्य मुख्य शब्द होते हैं, की वर्ड्स जिसको हम कहते हैं, यदि उन शब्दों के द्वारा, उन शब्दों को कलेक्ट करके हर टॉपिक के हम शॉर्ट नोट्स बनाएं तो बहुत अच्छी रणनीति से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बच्चों, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि नोट्स जो है ज़रूर बनानी चाहिए ताकि आपका रिवीजन जो है हो पाए, क्योंकि नोट्स अगर आपके पास होंगे तो एग्ज़ाम से पहले आप जो है एक शॉर्ट रिवीजन आप ले सकते हैं। तो ज़रूर आप नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को बेहतर करें, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे। बहुत सारी बातें जो है प्रोफेसर साहब ने कही। सर, मैं लास्ट में आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, लास्ट में 2 लाइन में आप जो है, जो
जिनका भी एग्ज़ाम है लेक्चरर का, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी ताकि उनका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो, किस तरह से वो जो है अपनी तैयारी को धार दें और ताकि वो सिलेक्शन पाएँ? तोमर जी, जैसे आपने कहा कि मतलब एक अच्छी तैयारी फाइनली बहुत शॉर्ट में बतानी है कि कैसे की जाए। देखिए, चीज़ें वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि आप एक सही रणनीति के साथ अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं। और उस सही रणनीति क्या होगी, 3-4 चीज़ें जो मैंने उसमें बताई आपको। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है, यानी काम कितना है आपके पास समय कितना है, और उस समय में से आप कितना समय पढ़ाई के लिए दे सकते हैं, ठीक। और उस सिलेबस में से क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें कम पढ़नी है। हम गलती क्या करते हैं, जो हमें ज़्यादा, जिसमें मज़ा आ रहा वही पढ़ रहे हैं हम। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वहाँ मेरे पास 2 छात्र आए। वो कह रहे कि मुझे जुडिशियल रिव्यू पढ़ना है, कि जुडिशियल रिव्यू बताओ क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन। तो मैंने उनको समझाया, तो वो कहने लगे मेरे को कि सर हमने इसके बारे में ना सुप्रीम कोर्ट के वो जजमेंट पढ़ लिए जिसके मैंने भी नाम नहीं सुने थे। तो मैंने कहा तुम्हें क्या जरूरत पड़ी इसको पढ़ने की, उससे अच्छा पहले विषय अच्छे से पढ़ लो। तो कह रहा मुझे बहुत मजा आता है। चलो ठीक है, उसका अपना इंटरेस्ट है, वो कम से कम बीए का छात्र था। लेकिन यदि आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, आप भी कुछ इस टाइप के शौक रखते हैं कि मतलब जो चीजें आपको पसंद आ रही है उसको आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। लिख के ले लो। आपको एग्जाम की डिमांड देखनी पड़ेगी, क्वेश्चंस का पैटर्न देखना पड़ेगा, अपना सही एनालिसिस करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप किसके मार्गदर्शन में चीजें अपनी आगे बढ़ा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने पहले ही ये सोच लिया है कि भाई मैं तो कर लूंगा कर लूंगी, चलो भी अच्छी बात है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कर सकते, निश्चित रूप से आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कि आप कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो। यदि आप बिना किसी गाइडेंस में चीज़ें कर रहे हो, हालांकि आजकल ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं, फ्री में आपको बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है। लेकिन हर एग्ज़ाम का अपना एक पैटर्न है, हर स्टेट की अपनी एक अलग डिमांड है, और हर विषय की कहीं ना कहीं जो मेन चीज़ें हैं, और समय आपके पास कितना है, यदि इन चीज़ों पे आपने थोड़ा सा मतलब विशेष रूप से ध्यान दिया, तो निश्चित रूप से मुझे लगता नहीं है कोई लेक्चरर एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है। और हाँ, जैसे पहले का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें इंटरव्यू हुआ करते थे, तो इंटरव्यू में मैंने देखा कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिया असिस्टेंट प्रोफेसर के। इंटरव्यू में जनरली हमें चीज़ें पता नहीं रहता है कि क्या पूछी जाएगी क्या नहीं पूछी जाएगी, और वहाँ क्या परिस्थितियाँ होगी, वो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। लेकिन ये प्लस पॉइंट है, यदि इस बार आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके रिटन एग्जाम से हो रहा है, तो आपके लिए अच्छी खबर है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% सिचुएशन आपके हाथ में, 90%, 90 नहीं 95 कहूंगा, आपका कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, यदि आपकी तैयारी अच्छी है। और हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया, बाकी तो सारी चीजें बताई दी और रिपीट भी कर दी कई बार। देखिए, आपने कहाँ तैयारी की, कैसे तैयारी की, कितना आपको आता है, एग्जाम में ये कम मैटर करता है। बल्कि मैटर क्या करता है, आप एग्जाम को कैसे हैंडल करते हैं, आप एग्जाम हॉल में कैसे जो है अपना पेपर कैसे हल करते हैं। जैसे छोटी मोटी 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले, यदि पेपर आसान आए, बहुत उछल कूद नहीं करनी, उछलना नहीं है, पेपर बहुत ईजी है मेरा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं उछलना, सबके लिए ईजी है, केवल एक के लिए ईजी नहीं है। पेपर कठिन आए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस प्रकार से घर में नॉर्मल और सहज होते हैं, जब आप अपनी पढ़ाई घर में करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में करते हैं, जिस प्रकार से सहजता से आप वहां पे अपने पेपर कर रहे होते हैं, उसी प्रकार की सहजता से आपको एग्जाम हॉल में अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है। और वहां पे भी जो बच्चे गलती करते हैं, जैसे कोई बहुत ही सामान्य सवाल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, और सामान्य है, हर किसी को आ जाएगा जितने भी एग्जाम में बैठे हैं। यदि गलती से किसी ने भी जो आसान सवाल है वो गलत कर दिए, तो समझो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत। और यदि जो कठिन सवाल है वो नहीं करेंगे, तो उससे उतनी बात नहीं बिगड़ेगी। इसलिए जब हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते, मैंने प्राय ये पाया है कि मैंने भी ये गलतियां बहुत की है, जब हमें अति विश्वास हो जाता है तो हम आसान वाले सवाल गलत कर बैठते हैं।
तो ये गलती बिल्कुल नहीं कर रही है। बार बार चेक करना है। आप आंसर शीट में भरने से पहले 2 बार क्रॉस चेक करें, मैं सही भर रहा हूँ या सही भर रही हूँ। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है, फटाफट भरें। दूसरा नहीं आता है, उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। तीसरा करना है, नहीं आता आगे बढ़ना है। हम क्या करते हैं, जैसे पहला आ गया दूसरा नहीं आ रहा तो उसमें सोचने में लग जाएंगे। टाइम बर्बाद नहीं करना। जो आपको आते पहले राउंड में करें, फिर दूसरे पे आए, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, और लास्ट एक अंतिम बात, एग्जाम में कभी कभी, जिसको हम एक मजाक में बच्चों को कहते भी है कि तुक्का भी बहुत ज़रूरी है। तुक्का भी कभी कभी काम कर जाता है। और तुक्के का एक जो, वैसे तो खैर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, पर लास्ट में ही अपनी बात समाप्त करूंगा कि तुक्का कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ें मैंने आपको सारी बताई है, यदि ये चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से या 3 महीने से कर ली अपने प्रैक्टिस में, जो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, तो तुक्का लगाने के योग्य आप हो जाते हैं। तुक्का लगाने के योग्य का मतलब मेरा ये नहीं कोई तुक्का, कोई उसकी अलग योग्यता है। कहने का मतलब कि तुक्का लगाने से फिर आपको नुकसान तो नहीं होगा, फायदा होने के चांसेज है, यदि आप इस तरीके से अपनी तैयारी करती है जो चीज़ें मैंने आपको बताई। और विशेषकर जो मैंने अभी सिलेबस आपका देखा है लेक्चरर का, उसमें 1/4 है। यानी यदि आप 4 गलत कर रहे हैं तो उसमें 1 आपका कट जाएगा। तो उसमें यदि आपकी थोड़ी भी ठीक तैयारी है और प्रैक्टिस आपकी सही से हो गई है और थोड़ा कॉमन सेंस, एक बेसिक समझ आपने बना ली है सब्जेक्ट के प्रति, तो तुक्के में भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है आज के लिए ये जानकारी शायद आपके लिए कारगर होगी। यदि आपको ये जानकारी ठीक लगे, अच्छी लगे, तो आप अच्छे से बार बार ये वीडियो देखें और अपने जानने वालों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और बाकी यदि आप कहना चाहेंगे, कुछ आपके कुछ सवाल होंगे इससे संबंधित, तो आप तोमर जी का जो यूट्यूब चैनल है, तो आप उस पर कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं और वहाँ हम आपको बताएंगे। और हम सोच रहे हैं कि मतलब हम कुछ एक जनहित में एक ऐसा क्रैश कोर्स शुरू करें लेक्चरर का, जिसमें MCQ सवाल होंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि हम एक सीरीज चलाएंगे, उसमें MCQ टाइप का हम एक कलेक्शन बनाएंगे पूरे सब्जेक्ट का, टॉपिक वाइज, और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एक्सप्लेन किए जाएंगे। एक क्वेश्चन को हम 10 तरीके से एक्सप्लेन, कि आपके पास इतना क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द कहीं ना, उसको आप जो है उसका लाभ आप ले सकते हैं। यदि आप तोमर क्लासेस का चैनल देखते हैं तो उसका लाभ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारी जो जानकारी है वो बच्चों तक पहुंचाई। तो बच्चों जो है, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, जैसे सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको आप जो है अच्छे से देखें। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है उसको पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन आपने जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसके हिसाब से आप पढ़ें और सिलेक्शन पाएँ, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरा जो है, तोमर कोचिंग संस्थान की ओर से डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में ज़रूर हम 2-4 दिन में जो लेक्चरर का क्रैश कोर्स है पॉलिटिकल साइंस का, वो हम जल्दी जो है ये कोर्स है ये पब्लिश कर देंगे। आपको सूचना मिल जाएगी। जो सर के मार्गदर्शन में पढ़ना चाहेंगे तो आप ज़रूर जो है इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो हम 2-4 दिन में इसकी घोषणा कर देंगे, यूट्यूब चैनल पर ये आपको सूचना मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारियाँ बच्चों तक पहुँचाई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, आपसे हम विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।